चैप्टर है हम लोग का मार्जिनल कॉस्टिंग। और मार्जिनल कॉस्टिंग के डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है, मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग का सिंपल वे में बोला जाए तो मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब वेरिएबल कॉस्ट। और ये वेरिएबल कॉस्ट कैसे डिफाइन किया गया है उसके लिए आप देख सकते हो, द अमाउंट एट any given volume of output by which aggregate cost are changed। जैसे अगर 100 यूनिट है और एक यूनिट का कॉस्ट है 4 रुपया तो 400 रुपया हुआ। अगर 101 यूनिट अगर हम बनाएंगे तो मेरा कॉस्ट लगेगा 400। तो डिफरेंस कितने का हुआ? 4। दैट मीन्स एक यूनिट के इंक्रीज होने पर मेरा 4 रुपया इंक्रीज हो गया, तो उस 4 रुपये को हम लोग बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। और ये 4 रुपया कैसे आया? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का दाम है 4 रुपया, इसीलिए मार्जिनल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट आर सेम। इफ द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट का मतलब होता है यूनिट्स। जब प्रोडक्शन यूनिट हमारा बढ़ता है या घटता है तो हम लोग का मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ेगा, और जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता और is increased or decreased by 1। Marginal cost is the additional cost incurred for increasing one additional unit of output। जैसे कि ऊपर समझा दिए थे, एक यूनिट बढ़ाया तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट 4 रुपया बढ़ गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मार्जिनल। तो सिंपल तरीके में मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। फीचर्स, मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, और वेरिएबल कॉस्ट चार्ज टू द कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट का मतलब एक यूनिट के बेसिस पर हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट चार्ज होता है, एक यूनिट के बेसिस पर। बट फिक्स कॉस्ट आर रिकवर्ड फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन, मतलब टोटल यूनिट्स, चाहे एक यूनिट हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, टोटल यूनिट्स पर हमारा फिक्स कॉस्ट लगता है। अगर आप एक यूनिट बना रहे हो और फिक्स्ड कॉस्ट मेरा 5000 है तो मेरा 5000 लगेगा। अगर 2 यूनिट बनाओगे तो भी 5000 लगेगा, 100 यूनिट बनाओगे तो भी 5000। मतलब एक सर्टेन लिमिट तक मेरा फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन क्या होता है? फिक्स्ड होता है। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट भी क्या हो सकता है? चेंज होगा, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट के बेस पर चेंज नहीं होगा। फिक्स्ड कॉस्ट एक अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन के बेस पर एक सर्टेन अमाउंट चेंज होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर ये रूम का कैपेसिटी अगर 50% का है, 50 स्टूडेंट्स का है, तो मेरे पास अगर 55 स्टूडेंट्स एट ए टाइम बैठना चाहेंगे तो हमको एक एडिशनल रूम और लेना पड़ेगा। और वो एडिशनल रूम का जो रेंट होगा वो ये नहीं होगा कि 5 स्टूडेंट्स बड़े हैं इसलिए मेरा रेंट 5 स्टूडेंट्स के हिसाब से लगेगा, नहीं। वो एडिशनल फिक्स कॉस्ट जो मेरा बढ़ेगा वो टोटल 55 स्टूडेंट के हिसाब से बढ़ा हुआ माना है। ठीक है। अंडर cost techniques, the closing inventories are valued at variable cost। अब आपको हम थोड़ा सा 2 वर्ड यूज करते हैं हमारे कॉस्टिंग। एक होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक होता है मार्जिनल कॉस्टिंग, जो अभी आप पढ़ रहे हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आप पढ़ चुके हैं, जो आपने पढ़ा लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि किस तरह का कॉस्टिंग पढ़ा, वो है आपने जो कॉस्ट शीट पढ़ा था। कॉस्ट शीट जो आप बना रहे हो वो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट,
मीन्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बताता है एस्टिमेशन और मार्जिनल कॉस्टिंग आपको डिफाइन करता है एग्जीक्यूशन। कोई काम स्टार्ट करने के पहले हम बनाते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और जब काम कर लेते हैं उसके बाद हम फ्यूचर में वैसा ही काम और करना चाहते हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प करता है। मतलब लाइन में सबसे पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को अप्लाई करना होगा, उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग। जैसे आप लोग ने कॉस्ट शीट पढ़ा है ना, आप वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स निकालना सीखे थे, याद है आपको? कॉस्ट शीट में आप वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स निकालते थे, याद है? नहीं? चलिए, कॉस्ट शीट में आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते थे, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते वक्त आप प्राइम कॉस्ट लेते थे, ये तो याद है? उस प्राइम कॉस्ट में आप फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने से वर्क कॉस्ट बनता था, उस वर्क कॉस्ट में आप ऑफिस ओवरहेड जोड़ते थे तो बनता था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। याद है ये? पूरा फीचर्स तो नहीं पूछ रहे हैं, बट एक एवरेज याद है। लेकिन आपने कभी ये देखा है कि फैक्ट्री ओवरहेड में आप जो भी एक्सपेंसेस देते थे वो किस टाइप का एक्सपेंसेस होता था? जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, फैक्ट्री में जो मैनेजर है उसका सैलरी कमीशन, दरवान का सैलरी कमीशन, और फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, ये सब होता था। बट कभी भी आपने वहां पर ये डिफाइन नहीं किया कि इस फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट कितना है और वेरिएबल कॉस्ट कितना है। मतलब फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कितना है और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, नहीं कर सकते। हम लोग जो भी फैक्ट्री ओवरहेड होता था सब पूरा का पूरा फैक्ट्री ओवरहेड होता था। इसका मतलब ये है कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब निकालते हैं तो उसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट भी होता है और वेरिएबल कॉस्ट भी होता है, दोनों होता है, दोनों तरह के कॉस्ट होते हैं। और जब आप क्लोजिंग फिनिश गुड्स निकालने जाते हो तो हमारा फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू क्लोजिंग यूनिट्स। आपको याद होगा? तो आप ये बताओ, ये जो हमने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखा, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में तो आपका फिक्स कॉस्ट भी है और वेरिएबल कॉस्ट भी है, दोनों कॉस्ट है। इसका मतलब आपने जो क्लोजिंग फिनिश गुड्स का वैल्यू जो निकाला वो तो आपने फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों इंक्लूड करके निकाला। एग्जांपल के साथ हम आपको समझा देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मटेरियल कॉस्ट 10,000, लेबर कॉस्ट 8,000, 18,000 हो गया प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड 3,000 है और वेरिएबल ओवरहेड 2,000। 23,000 हो गया वर्क कॉस्ट। ऑफिस ओवरहेड फिक्स्ड है 7,000, 30,000 हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और अगर आपको हम ये बोले कि आप यहाँ पर टोटल 2,000 यूनिट्स बना रहे, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कितना हो जाएगा? 30,000 डिवाइडेड बाई 2,000, 15 रुपया पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपके पास क्लोजिंग फिनिश गुड्स इस 2,000 में से 500 बच गया है तो आप बोलोगे 500 इंटू 15 7,500 आपका क्या हो गया? क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ऐसे भी निकाल दो। ये 15 रुपया पर यूनिट जो आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसके अंदर दोनों कॉस्ट है, फिक्स्ड एंड
तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो मेरा फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड करके हमारे क्लोजिंग फिनिश गुड्स को फाइंड करता है, और वो क्लोजिंग फिनिश गुड्स के अंदर दोनों तरह के कॉस्ट इंक्लूड होते हैं, फिक्स्ड एंड ये हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। बट इन मार्जिनल कॉस्टिंग closing finished goods contains only variable cost. In marginal costing, closing finished goods जब भी हम कैलकुलेट करेंगे उसके अंदर कौन सा कॉस्ट होगा? केवल वेरिएबल कॉस्ट होगा, फिक्स कॉस्ट। ये मार्जिनल कॉस्टिंग का फीचर। इसका मतलब आप सिंपल वे में ये बोल सकते हो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इंक्लूड्स फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट बोथ, but marginal costing include only variable cost. ओके, ये हम लोग का मार्जिनल कॉस्टिंग का फीचर। नोट करना है इसको, कर लीजिए। ये चीज समझ में आ गया आप लोग को? चालू है? यहाँ से दिख जाएगा। ओके, नेक्स्ट, under this costing techniques, selling price is based on variable cost plus contribution. और इस मेथड में आप ये भी देख लो कि सेलिंग प्राइस जो है वो किस बेस पर बनता है? वेरिएबल कॉस्ट पे। ठीक है, अभी एग्जांपल एक सिंपल सा देखो, आप लोग क्लास में जितने जन भी हो, अगर इस रूम का रेंट जितना भी लगे, इसका लैंड ऑनर जो है या रूम ऑनर जो है उसको ये मतलब नहीं है कि क्लास में कितने बच्चे बैठे, चाहे एक बैठे, चाहे दो, चाहे चार, चाहे 50, तो फिक्स कॉस्ट का कंट्रीब्यूशन क्या हुआ? नंबर ऑफ स्टूडेंट से कोई मतलब, इसलिए यहाँ बता दिया गया है कि इस कॉस्टिंग के अंदर जो सेलिंग प्राइस, जो जितने भी हमारे स्टूडेंट का फीस आएगा वो मेरे लिए सेलिंग प्राइस है, वो किस बेस पर होता है? वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन प्लस कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट। ये भी हम आगे बताएंगे, अभी यहाँ बता देते हैं सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस को बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। तो ये आपका फीचर्स था मार्जिनल कॉस्ट का। फीचर्स दो तीन तो हमने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। एडवांटेज, फायदा क्या था? इट प्रोवाइड यूजफुल डेटा फॉर मैनेजरियल डिसीजन। मार्जिनल कॉस्टिंग आपको मैनेजरियल लेवल पर करता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आपको क्लेरिकल वर्क करता है। मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक स्टाफ, एक क्लर्क, एक अकाउंटेंट, एक कॉस्ट अकाउंटेंट बनाता है, और मार्जिनल कॉस्टिंग मैनेजरियल लेवल है, मतलब मैनेजमेंट ये देखता है कि कितना यूनिट्स हमको आगे बनाने से हमको कितना प्रॉफिट हो सकता है, उसका कैलकुलेशन वो पहले करता है ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन। जैसे हम ये बोले कि एक सवाल हमने बनाया, इट इज माय एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, जस्ट लाइक उस सवाल को देख के आपने एक नया सवाल बनाया, ये होता है मार्जिनल कॉस्ट। ये होता है मार्जिनल कॉस्ट कि आपने किसी चीज को देख के एक अनुमान लगा के फ्यूचर डिसीजन मेकिंग ले रहे हो, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल। तो मार्जिनल कॉस्टिंग जो है हमारे मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में काम आता है। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन द प्रोसेस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, कैसे खर्चे को बचाए, कॉस्ट कम से कम लगे, ये मार्जिनल कॉस्टिंग हमको ये बताता है। तो ये आप बोलोगे कैसे हम समझेंगे मेरा कॉस्ट कहाँ कितना कम लगेगा? आप एक एक फॉर्मूला इसमें डिफाइन होगा। जैसे मान लीजिए कि आप, अगर मान लीजिए मेरा 10,000 पर एनम
रेंट लगता है, और एक स्टूडेंट से हम फीस लेते हैं 1000 रुपया, एक स्टूडेंट से हम फीस लेते हैं 1000 रुपया, और मेरा 10,000 रुपया साल का भाड़ा लगता है इस कमरे का। कम से कम हम कितने स्टूडेंट को पढ़ाने चाहिए ताकि मेरा वो रेंट कवर हो जाए? 10। सिंपल है, ठीक है। मतलब 10 स्टूडेंट्स कम से कम ऐसे हैं होने चाहिए जिससे मेरा भाड़ा तो कम से कम कवर हो जाए, और 10 स्टूडेंट के बाद जितने भी स्टूडेंट्स प्लस होंगे वो मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। तो मैनेजमेंट ये डिसीजन इस तरीके से मार्जिनल कॉस्टिंग की हेल्प से लेता है, इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग यूजफुल फॉर द मैनेजमेंट। ये अनुमान पहले से लगा रहा है, किस बेस पर? प्रीवियस बेस पर, कि भाई पहले हमारे कितने स्टूडेंट थे? भाई हमारे 8 स्टूडेंट्स थे, तो भाई हमको 2 और उसमें लाने पड़ेंगे ताकि मेरा कम से कम फिक्स कॉस्ट जो है वो कम हो जाए, ठीक है। इट इंश्योर्स ग्रेटर कंट्रोल ओवर कॉस्ट थ्रू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटिंग कंट्रोल। ये तो ये बोल रहा है कि मार्जिनल कॉस्टिंग से आप कंट्रोलिंग कर सकते हो। क्या? कौन से? स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब पहले से हम अनुमान लगा लेते हैं कितना खर्चा होगा, उसको कंट्रोल करते हैं। और बजट का मतलब ये होगा कि हम पहले से बजटिंग करते हैं। मतलब ये 2 चैप्टर भी है आपका, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। इनको कंट्रोल करता है मार्जिनल कॉस्टिंग, इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग का ये फायदा हम लोग को सीखने का। और यूज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट टेक्निक्स इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। ये तो हर एक में आप लिख सकते हो। फायदा लिखना तो बोलो भाई बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, भले समझ में आए नहीं। डिसएडवांटेज: मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक्स excludes fixed cost for decision making which sometimes may lead to wrong calculation। ये भी बात है। मार्जिनल कॉस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट को वो देखता ही नहीं है, और कभी कभी हमारा ज्यादा फिक्स कॉस्ट लग जाने के कारण हमारा नुकसान भी हो सकता है, इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग कहीं की जगह में। तो हर एक का ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, वैसे हम लोग का मार्जिनल कॉस्टिंग का भी। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का डिसएडवांटेज में खाली एक ही बोलेगा, ड्यू टू द फिक्स्ड कॉस्ट के कारण हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का डिसएडवांटेज। क्योंकि कभी कभी ड्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग का प्रॉफिट की जगह नुकसान भी हो सकता है। हम लोग वेरिएबल कॉस्ट पर ध्यान देते हैं और फिक्स कॉस्ट पर ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग का नुकसान होने का चांस रहता है। ओके, it is not very useful for valuation of inventory in case of abnormal loss। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी मतलब फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश। और अभी भी हमने डिफाइन किया था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्लोजिंग फिनिश गुड्स हम लोग निकालते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं, और मार्जिनल कॉस्टिंग में निकालते हैं ओनली वेरिएबल कॉस्ट, जो कि एप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट भी हमारे क्लोजिंग इन्वेंटरी में होने चाहिए, इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग क्लोजिंग इन्वेंटरी के लिए परफेक्ट नहीं। चलिए अब आप लोगों को कुछ टर्म्स है, फॉर्मूला है जो आपको हम वन बाय वन डिफाइन करेंगे। वैसे तो आपके बुक में हमने दिया है यहाँ पर, लेकिन इस फॉर्मूला को ऐसे अगर पढ़ोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। एग्जाम्पल के साथ हम आपको समझाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग एक एक करके फॉर्मूला डेरिवेशन सीखेंगे। सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग का किसी भी तरीके का सम्स अगर आप सॉल्व करोगे ना तो ये चार्ट जरूर बना लें, स्टार्टिंग फ्रॉम सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट। एकदम छोटा सा चार्ट है जो हर सम्स में अगर आप बना लोगे तो आपको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा जितने भी तरीका वैरायटीज ऑफ सम्स हो आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। और साथ में आप ऊपर में लिख सकते हो यूनिट्स अगर दिया रहेगा।
यहाँ पर एक कॉलम हम बना दे रहे हैं पर यूनिट का एंड अमाउंट। अगर ये चार्ट हम 1000 यूनिट्स का दे रहे हैं, मतलब हम सेल कर रहे हैं 1000 यूनिट्स, और मार्जिनल कॉस्टिंग में जब भी हम डिफाइन करेंगे, आप ध्यान रखिएगा, जितना यूनिट्स हम बेच रहे हैं ये समझा जाएगा कि उतना यूनिट्स ही हम बना रहे हैं। दैट इज प्रोडक्शन एंड सेल आर सेम। अगर किसी सम्स में स्पेसिफाइड कर देगा कि कितना यूनिट्स उसके पास बच गया है क्लोजिंग, तब फिर हमारा प्रोडक्शन एंड सेल यूनिट आर सेम नहीं होगा। अदरवाइज इन एवरी केसेस प्रोडक्शन एंड सेल यूनिट्स आर सेम। ठीक है ना। 1000 यूनिट्स को हम बेच रहे हैं, मेरा 20 रुपया सेलिंग प्राइस, तो बताइए सेल वैल्यू कितना होना चाहिए? 20,000 होना चाहिए। अगर वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपया है तो 12,000 होना चाहिए। तो कंट्रीब्यूशन 8 रुपया होना चाहिए और टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? 8,000 होना चाहिए। फिक्स कॉस्ट मान लीजिए 3,000 है, पर यूनिट नहीं, फिक्स कॉस्ट हमने पहले बताया था यूनिट बेस्ड नहीं, टोटल कंट्रीब्यूशन बेस्ड। तो प्रॉफिट कितना हो गया? कितने यूनिट्स का प्रॉफिट हुआ? 1000 यूनिट्स का। तो आप बोल सकते हो प्रॉफिट पर यूनिट, एक यूनिट का प्रॉफिट कितना हो गया? 5,000 डिवाइडेड बाय 1,000, 5 रुपया। नहीं समझे? 5,000 का प्रॉफिट समझ में आया? कितना यूनिट्स हम लोग बना रहे हैं या बेच रहे हैं, बस। तो एक यूनिट का प्रॉफिट कितना हुआ? 5,000। अगर हम आपको ये बोले 1500 यूनिट बना रहे हैं, तो बताइए इसका प्रॉफिट कितना होगा? तो आप बोलोगे 5 रुपया पर यूनिट प्रॉफिट दिया हुआ है, एक यूनिट का 5 रुपया प्रॉफिट हुआ है, तो 1500 यूनिट का 5 इंटू 1500 7,500 हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। यही तो ढूंढना, हमने कहा नहीं होगा, आपको बताना है क्यों नहीं होगा। या फिर कितना होगा? तो यहां पर देखिए, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना है? तो 1500 यूनिट का कितना हो जाएगा? 30,000। एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट कितना है? तो 1500 यूनिट का कितना हो जाएगा? तो कितना बार आया कंट्रीब्यूशन? फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड, चेंज नहीं होगा, तो कितना आ गया? सेम तो नहीं हुआ ना, 7.5। तो कभी भी हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट अगर निकालना हो और एक यूनिट का प्रॉफिट दिया हो, तो आप नहीं बोल सकते कि 100 यूनिट का प्रॉफिट उतना ही होगा, 200 का उतना ही होगा, वैसा। ओके, तो आप सिंपल तरीके से बता सकते हो 3,000 यूनिट्स का प्रॉफिट कितना होगा? कितना होगा? यहाँ पर देखिए, ऊपर ध्यान दीजिए, ये कितना है, ये कितना है, कितना हो गया?
क्योंकि सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। आप देखोगे कैसे, आपने 20 इंटू 1500 किया 30,000 है, 12 इंटू 1500 किया 18,000 है। इसका मतलब अगर 20 और 12 को हम मल्टीप्लाई करने के बजाय हम सीधा ही नेट 8,000 इंटू 3,000 कर देंगे तो 24,000 हो जाएगा। तो कैसे भी तो 8 इंटू 1500 कीजिए तो देखिए 12,000 आएगा, 8 इंटू 1000 कीजिए तो देखिए यहाँ कितना आएगा। इसका मतलब आपको अगर हम यहाँ बोलेंगे 5000 यूनिट्स बना रहे हैं तो आप तुरंत क्या कीजिएगा, 40,000 और माइनस तो कितना आ गया, तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि अगर हमको प्रॉफिट निकालना हो तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड माइनस फिक्स कॉस्ट, फॉर्मूला बन गया। और क्या, तो ये फॉर्मूला क्या, ये तो हम लोग तो यहाँ पर सामने ही स्ट्रक्चर देखे थे, बट इसी को हम लोग फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। चीज तो आप ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन मतलब डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, उसको हम लोग कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। डोनेशन कंट्रीब्यूशन जो करते हैं वो नहीं कंट्रीब्यूशन, यहाँ सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस, उसको हम लोग कंट्रीब्यूशन बोलेंगे। और जितना यूनिट्स हम सेल कर रहे हैं उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, उस टोटल कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। क्लियर बात हो गया, समझ में आया? तो विदिन ए सेकेंड मार्जिनल कॉस्टिंग आपको प्रॉफिट निकालने का तरीका बता देगा। ये तो बात है, अगर हम ये पूछे 10,000 यूनिट्स हम बना रहे हैं तो बता सकते हो प्रॉफिट कितना होगा, 77,000। आपको लिखने का भी जरूरत नहीं है, आप मार्जिनल कॉस्टिंग बोलता है कि मैनेजमेंट का मीटिंग चल रहा है, मैनेजमेंट के डायरेक्टर्स ने पूछा, वन ऑफ द डायरेक्टर्स ने पूछा अपने स्टाफ से या नीचे जूनियर से, अभी तक हमारे फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन होता है, तो उसने कहा भाई हमारा प्रोडक्शन जो है वो कंप्लीटली 1 लाख यूनिट्स होता है। बोला हम लोग के पास ऑर्डर आया है 25,000 यूनिट्स का एडिशनल, मतलब 1,25,000 यूनिट्स हम लोग को बनाना है, बेचना है, ऑर्डर आ गया। फिर पूछ रहा है हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस मालूम कर लिया, वेरिएबल को क्या बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट कितना है वो मालूम कर लिया, तो तुरंत कैलकुलेट कर लिया, कंट्रीब्यूशन निकाला इनटू 1,25,000 यूनिट्स किया और माइनस फिक्स कॉस्ट कर दिया। मतलब मैनेजमेंट को ये अगर मार्जिनल कॉस्टिंग मालूम है तो वो बहुत इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना होगा, तब वो डिसीजन ले सकता है कि हमारा प्रॉफिट कितना है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि हम लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हमको कितना प्रॉफिट चाहिए, ऐसा भी तो होता है, और हम अपना टारगेट प्रॉफिट पहले से डिसाइड कर लें तो उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितने यूनिट्स बनाने पड़ेंगे ये भी तो निकाल सकते हैं। जैसे अभी आपको हमने जब बताया कि 5,000 यूनिट्स हम जब बना रहे थे तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, और आसान है ना। अगर हम आपसे ये पूछे मेरा टारगेट है 50,000 का, ठीक है, 50,000 प्रॉफिट का, एक काम करते हैं 50 नहीं करके चलिए और थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मेरा टारगेट है 77,000 प्रॉफिट। तो बताइए हमको कितना यूनिट्स बनाना पड़ेगा कि 77,000 प्रॉफिट हुए।
अभी हमने जब आपसे पूछा कि 10,000 यूनिट्स बनाना है तो बहुत आसान तरीके से निकाल दिया। अब आपसे हम पूछ रहे हैं 77,000 का हमको प्रॉफिट चाहिए, तो बताइए हमको कितना यूनिट्स बनाना पड़ेगा अगर ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो आप बोलोगे हम चाहे प्रॉफिट 77 हो, चाहे लाख हो, चाहे 10 लाख हो, करोड़ हो, हमारे पास यही एक फॉर्मूला है। प्रॉफिट कितना चाहिए, फिक्स कॉस्ट कितना है ऑलरेडी, कंट्रीब्यूशन कितना है, नंबर ऑफ यूनिट्स हम एक्स मान लेंगे, ये तो नंबर ऑफ यूनिट्स को क्या मानेंगे, ये तो निकालना है, एक्स हो गया। अब ये 3000 इधर आएगा तो कितना हो गया, 80,000 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू एक्स, तो कितना आ गया। अब आप चाहे इसको फॉर्मूला ऐसे बोल लीजिए, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट divided by contribution per unit is equal to number of units sold। तो दूसरा फॉर्मूला लिख लीजिए, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, यहां पर डीपी कर दीजिएगा, टारगेट प्रॉफिट, मतलब हमको जितना प्रॉफिट चाहिए, तभी ये फॉर्मूला निकालिएगा नंबर ऑफ। समझ आ रहा है ना। अब हम लोग का टैक्स का तो नहीं, सब बुक ले जाकर कर दोगे तो दे दीजिएगा, मेरे को याद नहीं रहता है नहीं, ये टैक्स का बुक तो आप लोग का टैक्स क्लास से स्टार्ट हो जाता है। चलिए अब आप यहां से हम आपको 6 फॉर्मूला, सिर्फ 6 फॉर्मूला बताएंगे, और उस 6 फॉर्मूला का अल्टरनेटिव फॉर्मूला है इनटू 3 टाइम्स, माने हर एक फॉर्मूला का डबल या ट्रिपल फॉर्मूला बन जाएगा, बन सकता है। आप बोलोगे, हम बोलते हैं कि एक नंबर्स को आप कितने तरीके से लिख सकते हो, अगर हम आपको 10 दे और बोले मल्टीप्लाई करना है जो 10 आना चाहिए, तो आप बोलोगे 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, 5 इंटू 2, हो सकता है ना, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस में करना होगा, कई तरीके से आ सकता है ना। बट एक बच्चे को जब ये बताएंगे तो ये कैसे हो जा रहा है भाई, ये 10 इतना सारा क्यों हो जा रहा है, हम तो कंफ्यूज कर देंगे कि कौन सा अप्लाई करें। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में मेरे हिसाब से 2 to 3 वेराइटीज है एक ही फॉर्मूला का, बट आपके लिए ये बच्चे जैसा हालत हो जाएगा कि ये फॉर्मूला से ऐसे कैसे बन गया, इससे ऐसे कैसे बन गया, लेकिन आप ध्यान से समझेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसको हम लोग बोलते हैं पीवी रेशियो, ऐसे ही पूछेगा एग्जाम में पीवी रेशियो या दिया रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, और इसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100। अगर आप देखो, अभी अभी ऊपर हमने चार्ट बनाया था, अगर एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना है और सेल कितना है, 20 रुपए, एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना है 8, सेल कितना है 20, तो अगर हम यहाँ पर पुट कर दें पीवी रेशियो, अगर हमको निकालना पड़े तो कितना आएगा,
चल रहा है। तो हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ था कंट्रीब्यूशन इज 8 डिवाइडेड बाय 20 into 100, कितना परसेंट? 40%, करेक्ट। पीवी रेशियो आपको परसेंटेज में निकालना है, या फिर आपके पास गिवन रहेगा तो ऑलवेज परसेंटेज में रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो डिपेंड्स अपॉन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स। और जब कभी कोई भी दोनों चीज सेम होता है, मतलब ₹8 डिवाइडेड बाय ₹20, दोनों रुपीस में है ना, तो फिर आपका परसेंटेज कैलकुलेशन, एक अगर रुपीस में है, एक अगर यूनिट में है, तो परसेंटेज कैलकुलेट नहीं होता है। ये हम लोग हर जगह फॉलो किए। अगर हम ये बोलेंगे भाई 10 एप्पल्स है और 100 रुपया मेरा लगा टोटल कॉस्ट, तो टोटल 100 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 10 रुपीस पर एप्पल आएगा, वहां परसेंटेज नहीं आएगा। तो ये हमेशा कहना कि जब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऑलवेज कन्वर्टेड टू परसेंटेज, तो पीवी रेशियो परसेंटेज में आता है। सेकेंड थिंग, अगर आप यहां पर देखो, इसमें कंट्रीब्यूशन कितना है, सेल्स कितना है, तो आप यहां पर भी पुट कर सकते हो कंट्रीब्यूशन 8000 डिवाइड बाय 20,000 into 100, देखिए 40% ही आएगा। अगर आप यहां पर पुट करो 12,000 डिवाइडेड बाय 30,000 into 100, सेम आएगा। इसका मतलब पीवी रेशियो इज नॉट चेंजेस व्हेन नंबर ऑफ यूनिट्स चेंजेस। इसके लिए आप नीचे लिख लीजिए नोट, पीवी रेशियो remain same when volume of output changes। ये ध्यान रखना, आउटपुट चेंजेस हो रहा है तो हम लोग का पीवी रेशियो चेंज, लेकिन एक एनी चेंज इन सेल्स पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, then PV ratio changes। मतलब बोलने का यही है कि यूनिट चेंज होगा, पीवी रेशियो चेंज नहीं होगा, लेकिन सेलिंग प्राइस पर यूनिट या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कहीं भी चेंजेस अगर हो गया तो हम लोग का पीवी रेशियो चेंज होगा। कैसे? अगर हम आपको ये बोले कि मेरा यहाँ पर सेल प्राइस 20 रुपए के जगह 18 हो गया, तो आप देख लीजिए कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 18 माइनस 12 कितना हो गया, 6 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100, 33.33% चेंज हो गया, पहले 40 था अभी 33 हो गया। तो सेल प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इनमें कोई भी अगर चेंजेस हो जाएगा तो समझ लीजिए पीवी रेशियो भी क्लियर। अब आपको इसका हम अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी दिखा देंगे। आपका पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या था, अभी अभी जो सिखाया है, क्या फॉर्मूला था, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस डिवाइडेड बाय सेल्स, ये तो बात, दिस इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। वाह, सही है ना। अगर हम इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करें तो s बाई एस माइनस b बाई एस इंटू कर सकते हैं। और अगर इसको कैलकुलेशन करें
1 minus b by s is also called as PV ratio. समझ है ना? ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। जो अभी हमने कहा बच्चों की तरह पढ़ा है बताया आपने, वहां हमने 4 एग्जांपल दिया, 1 into 10, 5 into 2, 2 into 5, 2 plus 2 plus 5 equal to 10, सब एग्जांपल दिया आपने, सब समझ में आ गया आपको? तो आ गया ना? सब फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके नोटबुक में, हमने हर फॉर्मूला को लिखा है। इससे ज्यादा ठीक है लिख लीजिए, बट इससे ज्यादा ही लिखा है, जो हम यहाँ बताएंगे कम और वहां कॉपी में लिखा, बुक में ज्यादा लिखा। पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। क्या ये भी पीवी रेशियो का फॉर्मूला हो सकता है? कैसे लीजिए, ऐसे यहाँ पर फिक्स कॉस्ट कितना है और यहाँ प्रॉफिट कितना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन कितना है, तो कंट्रीब्यूशन का एक नया फॉर्मूला आ गया। कंट्रीब्यूशन का एक नया फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया फॉर्मूला? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन होता है। तो वहां हमने कंट्रीब्यूशन की जगह क्या लिख दिया, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और डिवाइड बाय सेल्स। ये तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला हो गया। यहाँ तक में पूछो। हाँ, ये प्रॉफिट तो आपने सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ था, और जब आपको नंबर ऑफ यूनिट्स या सेल प्राइस निकालना हो तो डिजायर्ड प्रॉफिट देता है। ठीक है, तो डिजायर्ड प्रॉफिट तब हम लोग यूज करेंगे। अभी तो हमको आपको सिर्फ कंट्रीब्यूशन निकालने का अलग अलग तरीका बता दिया, पीवी रेशियो निकालने का अलग अलग तरीका बता दिया। ठीक है, एक और दे रहे, चेंज इन प्रॉफिट divided by change in sale। ये फॉर्मूला आप तभी यूज कीजिएगा जब आपके पास 2 पीरियड का इंफॉर्मेशन देगा, 2 पीरियड का। जैसे अगर हम आपको यहाँ पर दिखाए तो ये आपका 2 पीरियड का इंफॉर्मेशन है, एक है 1000 यूनिट्स का और एक है 1500 का या 3000 का या 5000। एक से ज्यादा टाइम पीरियड का इंफॉर्मेशन देगा तो आप पीवी रेशियो बिना कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स के हिसाब से उसके बिना भी निकाल सकते। कैसे? अगर हम बोले 1000 यूनिट का प्रॉफिट कितना हुआ था, 5000। 1500 यूनिट का प्रॉफिट कितना हुआ था, तो चेंज इन प्रॉफिट कितना हुआ, और सेल्स हुआ था 20000 और इसका कितना हुआ था, तो चेंज इन सेल कितना हुआ। तो हम अगर यहाँ पर बोले तो चेंज इन प्रॉफिट हुआ था 4000, चेंज इन सेल हुआ था 10000 into 100, 40% आएगा। पहले भी तो 40% ही आया था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, वेरी डेंजर। कभी आप लोग ने किसी ऐसे बंदे को या बंदे को याद रखे हो जो बदसूरत है? याद रहता है कभी कभी उनको, बहुत ज्यादा भयंकर बदसूरत है ना, तो याद रहता है दिमाग में, उसका चेहरा ऐसा था। ठीक है, हमने इसको थोड़ा सा बदसूरत बना दिया तो याद रहेगा आपको। ये फॉर्मूला डेंजरस, काटा हुआ था फॉर्मूला, काटा हुआ था मतलब वो फॉर्मूला डेंजरस है, याद रखेंगे।
पहले कुछ सालों पहले एक पिक्चर आया था, खून भरी मां, सुने होंगे, देखा था, है ना? वो आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा ही देखिएगा, चाहे जाके देखिएगा, तो उसके चेहरे पर आप जब देखेंगे तो याद रहेगा कि किस तरह का उसका चेहरा बनाया गया है। इससे क्या होता है, मेमोरेबल, मेमोरी में रहता है। ठीक है, ये हम बोलने से नहीं होगा, आप जब देखिएगा या यूट्यूब पे देखिए थोड़ा देर के लिए, थोड़ा सा देखने से मालूम पड़ जाएगा, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि इस पिक्चर का नाम क्या है, पिक्चर का नाम क्या है। तो हमारे दिमाग में क्या रहा, पिक्चर का नाम वही था कि उसके फेस का ऐसा बनाया गया था कि उस फेस से हम लोगों को पिक्चर याद रहा, तो हमने भी इसका फेस ऐसा बना दिया है कि इसका नाम याद रहेगा। क्या है इस फॉर्मूला पीवी रेशियो का? चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज। प्रॉफिट सबसे बॉटम में है, सेल्स सबसे टॉप में है, और दोनों का चेंजेस याद रखना। क्लियर? सेकेंड फॉर्मूला, ओनली 6, और वो 6 से आप 60 सवाल सॉल्व कर सकते हैं, वैरायटीज। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट, इसको BEP बोलते हैं। क्या मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट का? ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स प्रॉफिट इज 0, नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब कभी भी आप बिजनेस अगर करो तो सबसे पहले ये सोच लो कि मेरा प्रॉफिट 0 होगा। इसका मतलब आप जितना भी खर्चा करोगे, कम से कम उतना पैसा तो आपको सेल करके मिल जाना चाहिए। तो आपको अपने बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना हो तो ब्रेक इवन पॉइंट पर हमेशा आपको फोकस करना है। ब्रेक इवन पॉइंट, तो आप बोलोगे फायदा क्या होगा बिजनेस में जब हम प्रॉफिट पर ही लोकेट नहीं कर रहे हैं? नो प्रॉफिट नो लॉस पर क्यों लोकेट कर रहे हैं? क्योंकि ये मेरा एक डेड पॉइंट है। इस पॉइंट से हम 1 यूनिट भी ज्यादा बनाएंगे, प्रॉफिट होना चालू होगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था, इस रूम का रेंट अगर 10,000 है और पर स्टूडेंट, बोलो हाँ खाली है, और एक स्टूडेंट से हम 1,000 रुपया लेते हैं, तो हमको 10 स्टूडेंट तो चाहिए ना। दैट इज 10,000 कवर करने के लिए 10 स्टूडेंट चाहिए। ब्रेक इवन पॉइंट मेरा 10 स्टूडेंट है। इसके बाद जैसे ही एक 11वां स्टूडेंट आएगा तो मेरे पास 1,000 रुपया एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्योंकि वो 10 स्टूडेंट तो मेरे खर्चे को बराबर कर दिया। इसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स आगे चले जाएंगे वो सब मेरे क्या होंगे, प्रॉफिट के सकते। तो हमको हर बिजनेस में ब्रेक इवन पॉइंट लेवल हमेशा जानकारी रहना चाहिए। और कैसे निकालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट? इसका शॉर्ट फॉर्म BEP है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट आपको ये डिफाइन करता है टू कवर योर फिक्स एसेट्स एंड फिक्स्ड कॉस्ट। अपने फिक्स कॉस्ट को कवर कर लीजिए, कोई डरने का बात नहीं। ठीक है, तो उसके बाद बिंदास से आप बिजनेस कीजिए वो कवर होने के बाद, क्योंकि आप उसके बाद जो भी जितना भी यूनिट्स बढ़ाते जाओगे प्रॉफिट होना। जैसे अभी अभी हम लोग ने यहाँ पर ऊपर में जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया था उसमें फिक्स कॉस्ट 3,000 था और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था, डिवाइड कर लीजिए कितना होता है। कैलकुलेटर नहीं है देखिए, जिनके पास नहीं है कैलकुलेटर तो दिमाग रखिए, और जिनके पास दिमाग है वो कैलकुलेटर। 375 यूनिट्स,
इसका मतलब है 376 यूनिट हम बनाते ही मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। तो हम अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं और 3000 रुपये मेरा फिक्स कॉस्ट लग रहा है, तो हम पहले से ही जान लेंगे कि 375 यूनिट तो हम बनाएंगे, बेचेंगे। ताकि मेरा लॉस। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का सेकंड फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तीसरा है नहीं, और आगे जब फॉर्मूला आएगा तो दिखाएंगे कि इस दूसरा जो फॉर्मूला है और इससे भी कनेक्शन से बन रहा है, जैसा भी दिखाया। तीसरा है ब्रेक इवन सेल्स। पीवी रेशियो बताया हमने, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन सेल्स। इसके पहले जो बताया था वो तो आप लोगों को वर्किंग आइडिया देनी थी हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट। ब्रेक इवन सेल्स मींस वो सेल्स वैल्यू बताना है जिस पर नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट और ब्रेक इवन सेल्स में क्या अंतर है? ब्रेक इवन पॉइंट्स यूनिट टर्म्स में आता है, नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने यूनिट्स बनाएंगे कि मेरा नुकसान या प्रॉफिट नहीं होगा। और ब्रेक इवन सेल्स का मतलब कितना सेल करेंगे कि मेरा नो प्रॉफिट। इट मींस ये जो आएगा वो इन टर्म्स ऑफ रुपीज में आएगा और ये जो आएगा वो इन टर्म्स ऑफ यूनिट में आएगा। दोनों का आंसर अलग होगा। और ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। हर सवाल में, मार्जिनल कॉस्टिंग के हर सवाल में आप पीवी रेशियो पहले ही निकाल के रख लीजिएगा साइड में, तो आपको कहीं नहीं जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वैसे आपको सिंपल तरीके से अगर हम पूछे तो अगर आपको पीछे मिल गया तो आप कौन सा ऐसा चीज आप साइड में ऑलवेज रखिएगा जो आपको यूज करना पड़ेगा, जिसका कोई काम नहीं करेगा। आप क्या बोलोगे? क्या नाम आप पूछे नहीं? पानी, वाटर, वो हर चीज में यूज होगा। रोटी बनाइए तो, सब्जी बनाइए तो, अरे आप हैंड वॉश कीजिएगा तो पानी चाहिएगा, तो उसमें तो पानी डलेगा। अरे आप तो सबसे पहले किचन में आएगा, हैंड वॉश करके पानी चाहिए, तो वैसे ही चीज यहाँ पर भी है, ये पानी की तरह है। पीवी रेशियो हमेशा आप साइड निकाल कर रखेंगे, कहाँ कब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी देख रहे हैं। अब एक नया फॉर्मूला बन गया पीवी रेशियो का। देखिए यहाँ पर आपके इसमें दिया हुआ पीवी रेशियो का क्या फॉर्मूला बन गया, क्रॉस ले लीजिए, इसको इंटरचेंज कर लीजिए। क्या हो जाएगा? पीवी रेशियो इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन सेल्स। एक पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला बन गया इसके साथ। इसे हमने पहले नहीं बताया, क्योंकि पीवी रेशियो कई जगह यूज होगा, जहां जहां यूज होगा वहां एक नया फॉर्मूला बन गया, लेकिन ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला याद रखना। अब आपको इसका एग्जांपल बता रहा हूं। फिक्स कॉस्ट कितना है? ठीक है, पीवी रेशियो कितना है? 40% डिवाइड कीजिए 3000 डिवाइडेड बाय 40%। मतलब 7500 रुपए का आप सेल करोगे, ये तो ब्रेक इवन है 7500। अब आपका फॉर्मूला पढ़ेगा, आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना आया था? 375 यूनिट्स आया था ब्रेक इवन। अगर 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना है तो 375 का सेलिंग प्राइस कितना होगा? दिमाग नहीं है, कैलकुलेटर से 375 दिमाग लगा रही हो
कितना आया 7000 है ना। इट इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन सेल्स। मतलब ब्रेक इवन यूनिट से ब्रेक इवन सेल्स भी आप निकाल सकते हो। कैसे? अगर ब्रेक इवन यूनिट मालूम है इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो ब्रेक इवन सेल का दूसरा फॉर्मूला लिखिए, ब्रेक इवन पॉइंट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। इस चैप्टर में जब आप फॉर्मूला पढ़ रहे हो तो सब कुछ पढ़ना, घर जाओगे लगेगा आज कुछ पढ़े ही नहीं, कुछ भी चीज दिमाग में नहीं रहेगा, क्योंकि ये छोटा छोटा चीज है ना, दिमाग के हर कोने में इधर उधर मूव करता रहेगा। आप अपने दिमाग को उसको सेट नहीं कर सकते, सेट करने में 1-2 दिन लगेगा। जब आप उसमें समझ बनाओगे तो बस सेट हो जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हाँ कॉन्ट्रीब्यूशन 4 क्लास देने लगेगा। आप लोग भी बनाइए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जब आप बनाने बैठेंगे तो मन नहीं करेगा तो अब वो बात अलग है कि आप लोग का मन वैसा होगा कि नहीं पढ़ेंगे ही नहीं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो बाइक चला रहा है पेट्रोल होगा कि नहीं? क्या ऑटो गैरेज में काम करती है तुमने डिस्कशन ये नहीं है और वहां पेट्रोल तो समझ में आया हुआ है। चलिए प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। प्रॉफिट कितना आया था ये हम लोग निकाला था फर्स्ट वाला से प्रॉफिट कितना आया था और पीवी रेशियो कितना आया था। तो अगर हम यहाँ पुट करते हैं कितना आएगा 5000 डिवाइडेड बाय 40 नॉट इनटू 40। तो 5000 डिवाइडेड बाय 40% 10,000, ये 10,000 क्या हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है वो प्रॉफिट जिस पर आपका सेल हुआ या वो सेल जिस पर आपको प्रॉफिट हुआ, वो सेल जिस पर आपको प्रॉफिट हुआ। अगर नहीं समझ आया, अगर हम आपको ये समझाएंगे, देखिए अगर हम आपसे ये पूछे कि 5,000 का प्रॉफिट है ना, कितने सेल हुआ? ये 9,000 का प्रॉफिट हुआ है, कितने सेल हुआ? ये 21,000 का प्रॉफिट हुआ है, कितने सेल हुआ? ये डायरेक्ट तो ये सब लिख देते हैं, तभी आप बता सकते हैं ना। अब ये तो बता दो ना, बिना लिखा हो तो बता ही नहीं सकते। तो ये 21,000 जो प्रॉफिट हुआ कितने सेल हुआ और 37,000 प्रॉफिट हुआ कितने सेल हुआ। हमने कहा कि वो प्रॉफिट बताइए, वो सेल बताइए जिस पर 5,000 प्रॉफिट हो और आप बोलते हो 20,000 सेल हुआ। ब्रेक इवन सेल अभी बताया था, ब्रेक इवन सेल का मतलब क्या बताया था, वो सेल जिस पर प्रॉफिट जीरो हो। तो इस 20,000 में से कुछ वैसा सेल भी तो होगा जिसका प्रॉफिट जीरो है, और वो जीरो प्रॉफिट वाला सेल को अगर हटा दे तो रिमेनिंग जो सेल बचेगा उस सेल पर ही तुम्हारा प्रॉफिट होगा। इसका मतलब है इनको ब्रेक इवन सेल निकालना पड़ेगा पहले। अब ब्रेक इवन सेल कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला बताएंगे ब्रेक इवन सेल? फिक्स और डिवाइड बाय, अब निकाला तो आपने
7,500। इसका मतलब 7,500 के सेल पर मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस, जबकि यहाँ टोटल सेल है कितना 20,000। 20 से 7,500 हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, कितना बचा प्रॉफिट 12,500। इसलिए कैसे लगा देना पड़ेगा 20,000 माइनस 7,500 12,500। ये 12,500 को मेरे को 5,000 का समझने वाला चीज है। हम लोग ने ऐसे बहुत आसानी से बोल दिया, और आप जब जाओगे ना और हिसाब जब नॉलेज होगा, मार्जिनल कॉस्टिंग का नॉलेज है और मैनेजरियल पर्सन बैठे ना, जब आपका इंटरव्यू अगर लेंगे तो वो ऐसे पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे, आप तुरंत ऐसे दे दोगे, उनके पास भी ऐसे स्क्रीन रहेगा कनेक्टेड है। यहाँ पर ये दिया हुआ है, बताइए इसमें आपका ब्रेक इवन सेल क्या है, पूछिए। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत नॉलेजेबल है। तो ब्रेक इवन मार्जिन ऑफ सेफ्टी मींस वो सेल जिस पर हम लोग, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिए हैं, तो प्रॉफिट कितना हो जाता है यहाँ पर, लेकिन निकाला तो हमने कितना निकाला, प्रॉफिट 5 नहीं हो रहा, 5 हो रहा था क्या, डिवाइड बाय 40% कितना आया 10,000 पर सेल हो रहा है। अभी हम लोग ने कितना निकाला, तो यहाँ 3,000 प्रॉफिट हमने, तो 3,000 डिवाइड बाय पी रेशियो, गलत कैसे होता है, प्रॉफिट 5 हो जाएगा, यहाँ प्रॉफिट 9 हो जाएगा, 9,000 डिवाइडेड बाय 40% कीजिए तो कितना आता है 22,000, और यहाँ 30,000 है, मतलब 7,500 ब्रेक इवन सेल होना चाहिए। ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 3,000 डिवाइड बाय 3,000 डिवाइड बाय 40% कीजिए, ठीक है, यहाँ की मैंने चला आना तो देखिए हो जाएगा, तो कैलकुलेशन सही आ रहा है। तो प्रॉफिट पहला वाला में तो 5,000 ही होगा ना, अगर दूसरा वाला कैलकुलेट करेंगे हम वेरिफिकेशन कर रहे थे, प्रॉफिट 9,000 है डिवाइड बाय 40% कितना होता है, 9,000 डिवाइड बाय 40% 22,500, मतलब 22,500 के सेल पर हमको प्रॉफिट हो रहा है, और मेरा टोटल सेल कितना है, तो 30 से 22,500 के सेल पर हो रहा है, तो 7,500 सेल पर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे ब्रेक इवन सेल्स। अब ब्रेक इवन सेल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 3,000 और डिवाइड बाय पीवी रेशियो कितना 40%, 7,500 है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में याद रखिएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि वो सेल जिस पर हमको प्रॉफिट होगा। अब इसको यहाँ इंटरचेंज करो, अगर यहाँ पीवी रेशियो ले आएंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी, भी हमारा पीवी रेशियो का number of units sold, fixed cost plus desired profit divided by contribution margin, ये बता चुके हैं। अगर हमसे यूनिट्स पूछे कि कितना यूनिट्स बनाएंगे, डिजायर्ड प्रॉफिट दिया हुआ है, हमारा टारगेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। और एक है वैल्यू ऑफ सेल, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। मतलब वैल्यू ऑफ सेल का मतलब वो सेल वैल्यू बताना है जिसमें मेरा टारगेट प्रॉफिट पहले से दिया हुआ है।
मतलब इन दोनों में क्या फर्क है, इससे आपको क्या निकालना है, यूनिट्स, और इससे क्या निकालना है, सेल्स। जैसे ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन सेल्स होता है, वैसे ही ये 6 फॉर्मूला जो आपको हमने बताया है, ये इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला सब हमने नोट्स में दिया। आप घर पे करिएगा, जितने भी नोट्स में फॉर्मूला है उनको फिर से कॉपी में कीजिएगा, देखिएगा और देखिएगा कि वो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि नहीं, एग्जांपल के साथ। जैसे कि हमने जो एग्जांपल दिया उसमें ये फॉर्मूला सब कुछ हो रहा है, ठीक है, जैसे चेक कर लीजिए, ठीक है, याद भी हो जाएगा। क्लियर है? और एक चीज बताना था, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला, ये बता चुके पीछे इनको में क्या आप लोगों को याद है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। ये आपको याद रखना होगा, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। ये फॉर्मूला से कैसे मालूम पड़ेगा क्या? मान लीजिए हम 1000 यूनिट्स बना रहे हैं और 3000 यूनिट्स और टोटल कॉस्ट का मतलब कौन सा कॉस्ट होता है? फिक्स्ड एंड वेरिएबल। अगर आपके पास हमने जो ऊपर में दिया हुआ था इंफॉर्मेशन, तो उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से मेरा 1000 यूनिट्स का वेरिएबल कॉस्ट है 12,000 और 3000 यूनिट्स का वेरिएबल कॉस्ट है 36,000 और फिक्स कॉस्ट है 3000 और 9,000। तो मेरा 1000 यूनिट्स पर टोटल कॉस्ट हुआ 15,000 और 1 यूनिट पर टोटल कॉस्ट हुआ 39,000। 36 39 और ये 12 और 3 कितना होगा? तो हम ये बोलेंगे कि 15,000 एक 1000 यूनिट्स का है और 39,000 3,000। आपको बताना है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा। तो आपका चेंज इन कॉस्ट कितना, चेंज कॉस्ट हुआ 15 से 39 हो गया, कितना कॉस्ट चेंज हुआ? 39 माइनस 15 कर देंगे ना, 24। तो चेंज इन कॉस्ट 24 और चेंज इन यूनिट्स कितना हुआ? 12 रुपया पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट कितना है इसे हमें बताइए। इस टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट कितना है? तो हमारा टोटल कॉस्ट है कितना? 15। उसमें वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 1 यूनिट का 12 रुपया है। कितना यूनिट बना रहे हैं? तो कितना रुपया वेरिएबल कॉस्ट हो गया? 12,000। लेकिन टोटल कॉस्ट कितना है यहाँ पर? तो फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा? आपने पहले क्या निकाला? 1 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट। कितना यूनिट बना रहे हैं? 1000 के इंटू 12 करेंगे तो कितना होगा? 12,000। 12,000 क्या मानेंगे? तो टोटल कॉस्ट है 15,000, 15 में वेरिएबल कॉस्ट 12 है, तो फिक्स कॉस्ट कितना है? अगर आप यहाँ 3,000 बना रहे हैं और यहाँ 12 रुपया पर यूनिट है, तो 12 इंटू 3,000 36,000। लेकिन टोटल कॉस्ट है कितना? तो 3,000 क्या है? फिक्स कॉस्ट। तो आप टोटल कॉस्ट के अंदर से फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ये दोनों फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला है चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन। समझ आ गया? ठीक है, आज चेंज करके रहेगा, फिर फॉर्मूला आपने बताया। इन सब फॉर्मूला को आप घर पर जाके पढ़ लीजिए, समझ लीजिए।
नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले आप लोगों से फॉर्मूला का एक एग्जांपल देंगे और एक एक फॉर्मूला आप लोगों से पूछेंगे बिना देखे बताना है। ठीक है, मेरे पास सारा पट्टी भी है, आप लोग बात लेंगे मेरी आवाज से दाढ़ी तो बना है कुछ देर के लिए